मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, आई होप आपने सभी बच्चों ने 5 वीडियोस देख ली होंगी 5 चैप्टर्स की और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर नया चैप्टर जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है बेटा भू आकृतिक प्रक्रिया। तो देखिए इसके अंदर बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आंतरिक और बाह्य जो आकृतियां बनती हैं पृथ्वी के अंदर, उनके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपसे क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसकी जो परपट्टी है यानी कि इसकी जो बाहरी सतह है और इसकी जो आंतरिक जो स्तर हैं या लेवल हैं उनका किस प्रकार से विकास हुआ, भूपरपट्टी की जो प्लेट्स हैं उनका संचलन किस प्रकार से होता है, कैसे हुआ था, कैसे हो रहा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार से आते हैं और इनसे जो शैल इनके आने के बाद जो शैलें और जो खनिज इनसे निर्मित होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से वो तैयार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्या है, जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, गत्यात्मक है। गत्यात्मक होता है बेटा गतिशील। जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है वो क्या है, गतिशील, मतलब संचरण करती रहती है। उसकी जो आंतरिक जो प्लेटें हैं वो खिसकती रहती हैं, सरकती रहती हैं। ये 3 प्रकार से जो प्लेटें होती हैं 3 प्रकार से सरकती हैं। ये आप लोगों ने पहले 8th क्लास में भी, और 8th क्लास के अंदर ये चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है कि किन 3 दिशाओं के अंदर जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेट्स हैं वो 3 प्रकार से क्या है, गतिशील होती, 3 दिशाओं के अंदर क्रिया करती हैं। तो ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशाओं में भी संचलित होती रहती हैं। इस प्रकार से पुराने समय में क्या था बेटा, भूतकाल में वर्तमान की अपेक्षा तीव्र गति से जो पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेट्स हैं वो क्या है, बहुत तेज़ी से संचलित होती थी। लेकिन अब ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आ गया है, अंतर आ गया है। तो जो भूपर पट्टी का जो निर्माण करने वाले पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सक्रिय आंतरिक बल हैं उनके अंदर भी क्या है, अब अंतर पाया जाता है, आंतरिक बल में और बाह्य जो बल हैं उन दोनों के अंदर ही। तो जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो बाह्य बल हैं वो उससे लगातार प्रभावित होते रहते हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से जिस प्रकार से बाह्य बल जो क्या है वो लगातार प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार से जो आंतरिक बल है वो भी क्या है, सक्रिय रहते हैं और लगातार वो उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा कि जो धरातल है, पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बल और पृथ्वी के अंदर जो बल है, आंतरिक बल, वो दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये सदा ही क्या परिवर्तनशील रहते हैं। इनके अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो जो बाह्य बल हैं, बाह्य बलों को बहिर्जनिक, एक्सोजेनिक कहा जाता है। जो बाह्य बल है उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक, इंग्लिश में एक्सोजेनिक कहते हैं। और आंतरिक बलों को अंतर्जनित या एंडोजेनिक बल कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। तो जो बाह्य बल होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो पृथ्वी के बाहर जो बल लगता है उससे देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। उससे अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। पृथ्वी के ऊपर जो पहाड़ हैं, पठार हैं, ये किसके द्वारा हैं, ये बाह्य बल के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और घाटियाँ बनती हैं वो भी सारी क्या किस में आती हैं, बाह्य बल में आती हैं। लेकिन जो आंतरिक बल है और जो धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ग्रेडेशन भी कहा जाता है। लेकिन जो अंतर्जनिक जो शक्तियाँ होती हैं वो धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। मतलब जो अंदर क्या है, जिस प्रकार से जो अंदर हलचल होती है तो उससे क्या है, पृथ्वी के बाहर जो पृथ्वी के ऊपर जो धरातल के ऊपर जो स्थितियां हैं वो क्या हैं, ऊपर उठती रहती है, उनका निर्माण होता है। इसके द्वारा पहाड़ों का, पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो उच्चावच में भिन्नता को बराबर करने में असफल रहती हैं। तो ये था बेटा तो जब तक बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों के विरोधाभास कार्य चलते रहते हैं तब तक क्या है, ये भिन्नता बनी रहती है।
तो जो पृथ्वी है क्या है, जो पृथ्वी का जो भूतल है वो क्या है, संवेदनशील है, और जो मानव है वो इसके तल के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम सभी क्या हैं, रहते हैं। हम अपने सभी प्रकार के कार्य पृथ्वी के ऊपर ही पूरा करते हैं। तो जितने भी जीव हैं वो क्या है, सभी धरातल के पर्यावरण के अनुसार ही कार्य करते हैं। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। दोहन का मतलब होता है बेटा इन्हें नष्ट किया है। इन्हें बहुत तेज़ी से, जैसे पेड़ों की कटाई की जा रही है, अंधाधुंध कटाई की जा रही है, तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे सामने आज निकल के आ रहा है। आज हम सभी को इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन भविष्य में हमें इनका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन कैसे, रैकलेसली नहीं, मतलब बुरी तरह से हमें इनको यूज़ में नहीं लाना है। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही इनको यूज़ करना है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो हमें इन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावना को बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल पानी का ही ले लीजिए। अब पानी क्या हम सभी को पता है क्या है, इसकी वैसे हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत बड़े एरिया के ऊपर वाटर है, बट जितना भी पानी है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है। वो पानी क्या है, हम पीने में यूज़ नहीं कर सकते, अपने घरेलू कार्य में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मानव के यूज़ के लिए केवल 3% पानी ऐसा है जो हमारे यूज़ के लिए बचा हुआ है, और अगर हम इसे फ्यूचर के लिए सेव करके नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। तो इसलिए हमें अभी से इस चीज़ के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि हम आगे फ्यूचर, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें इस पानी को सेव करना होगा। और ना केवल पानी को, ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिन्हें हमें बचा कर रखना है, ताकि जिस तरीके से हम उनका उपयोग कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो भी इनका सही तरीके से उपयोग कर सके। लेकिन ये सब क्या है बेटा, किताबी बातें रह गई हैं। कोई भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, सबको सिर्फ अपनी अपनी रहते। इंसान इतना स्वार्थी है, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए हर प्रकार के कार्य करता है, आगे फ्यूचर के लिए कोई भी नहीं सोचता है। तो इसका जो हम सभी को दिख रहा है इसका रिज़ल्ट, और ये जो इस समय जो जिस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है वो सब किस वजह से है। पृथ्वी हमसे कुछ नहीं मांगती, हमारी जो अर्थ है हमसे कुछ नहीं मांगती, वो हमेशा हमें देती ही देती है। पर्यावरण हमसे कुछ नहीं मांगता, वो हमेशा हमें देता है। लेकिन हम क्या है, उस पर्यावरण को, उस अर्थ को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, उसे ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। और इसका यही दुष्परिणाम है कि आज ये जो कोरोना जैसी महामारी है पूरे देश के अंदर फैली हुई है। इसके अलावा ना केवल कोरोना, जो मानसून है वो क्या है, असमय पर आ रहा है। मानसून असमय पर आता है, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गर्मी में गर्मी ही गर्मी रहती है, सर्दी नहीं होती है। या ऐसे एरिया जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती थी, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो कहने का अभिप्राय है बच्चों, ये जो सब कुछ जो हो रहा है, ये सब हमारी कमी की वजह से हो रहा है। हम लोग क्या है, पृथ्वी का निरंतर दोहन कर रहे हैं, और पृथ्वी क्या है, इन चीज़ों से अब हमसे वो बदला ले रही है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओरली बताया था, इसमें आप कहीं इसमें ढूंढने में लग जाओ, इसमें नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ओरली बताया, ओरली समझाया था। तो जो धरातल है उसका जो अधिकांश भाग है उसको बहुत लंबी अवधि, मतलब ये जो पृथ्वी का जो इसे आकार मिला है, क्या है, ये एकदम से नहीं मिल गया बेटा। इसको प्राप्त करने के लिए इसके सैकड़ों हजारों वर्ष लग गए हैं। लेकिन मानव द्वारा इसका उपयोग, दुरुपयोग, मतलब हम क्या है, इस सब चीज़ों को तैयार होने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग गए हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो इसका क्या है, कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर इसका दुरुपयोग करके इसे नष्ट कर रहा है। तो इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और दे भी रही है, उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे ये सब कुछ निर्मित हुआ है, अगर हम उन सब चीज़ों को समझ लें तो क्या है, हमें भविष्य के लिए हमें इसके संरक्षण हेतु आवश्यक हम उपाय करके इसे संरक्षित कर सकते हैं, इसे बचा कर रख सकते हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट अब हेडिंग आती है भू आकृति प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो वो क्या होता है इसमें देखिए बेटा बच्चों, तो भू आकृति प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जिसे इंग्लिश में जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर आपको इसका अर्थ समझना है तो इसके लिए क्या आपको अंतर्जनित और बहिर्जनित जो बल हैं, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में समझ सकते हैं। तो जो ये भौतिक दबाव है और रासायनिक क्रियाओं के कारण क्या भूतल के विन्यास में, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या है, भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं।
तो जो पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जो इससे पहले की इकाई में, मतलब इससे पहले जो चैप्टर था उसके अंदर हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अपक्षय, वृहत क्षरण, अपर्दन और निक्षेपण, ये क्या है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। तो इनका अब हम इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जो प्रकृति है वो किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु आदि या धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण और परिवहन करने में सक्षम है। इसको भू आकृतिक कारक भी कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो क्या है, पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित यानी कि जमा कर देते हैं। निक्षेप का मतलब होता है जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जब वो एक ही जगह पर बार बार निक्षेपण होता है तो उससे क्या है, वो वहाँ पे उसकी जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं, उसे ही बहिर्जनिक प्रक्रिया कहा जाता है। एक बल ऐसा होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुपयुक्त होने पर भी प्रभावी हो जाता है। एक गतिशील माध्यम जैसे बहता हुआ जल, हिमानी हवा, हिमानी होती बर्फ़ जो पहाड़ों पर से जो नीचे लुढ़कती हुई आती है, लहरें, धाराएं, ये सारी क्या है, धरातल के पदार्थों को हटाते हैं, इन्हें भाग कर ले जाते हैं और इन्हें निक्षेपित करते हैं, यानी कि इन्हें एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, वो क्या है बेटा, लगातार चलता रहता है। और लगातार चलने के कारण क्या है, वहाँ पर निक्षेपण कर करके वहाँ पर एक ऊंचा पहाड़ जैसी आकृति बन जाती है। उसे ही बहिर्जनिक प्रक्रिया कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली जो दिशात्मक डायरेक्शनल बल होते हैं, उनके साथ साथ धरातल के पदार्थों पर भी दबाव पड़ता है। और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों और ज्वार भाटाओं को भी प्रेरित करता है। लहरें, जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं, ऊंची ऊंची ज्वार भाटा आते हैं, उनको भी क्या है, ये सब चीज़ें क्या उन्हें गतिशील बनाती हैं, उन्हें क्रियाशील बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत अधिक इफेक्ट करता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपको बच्चों पता होगा, पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी क्या थी बेटा, ये भू आकृति प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। अब आता है अंतर्जनित प्रक्रियाएँ, एंडोजेनिक प्रोसेस। अंतर्जनित प्रक्रियाओं में देखिए, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है या गर्मी है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक बल का कार्य करती हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर जो गर्म मैग्मा होता है, वो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है उसके अंदर क्या है, ये मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था बेटा आपको, जो आंतरिक भाग होता है जिसे क्रोड या कोर कहा जाता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ सब कुछ पिंगली अवस्था में होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड होता है उसे मैग्मा कहा जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है और लिक्विड अवस्था में होता है। तो इसकी पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो क्या है, मतलब अंदर जो गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से आंतरिक भाग में सब कुछ पिंगली अवस्था के अंदर तरल अवस्था में रहता है। तो भूपर पट्टी की जो मोटाई है और इसकी दृढ़ता है, इसके अंदर जो अंतर पाया गया है वो जनित बलों के समान नहीं होता है, मतलब वो अलग होता है। तो इस प्रकार से जो विवर्तनिक जो द्वारा नियंत्रित जो मूल पदार्थ होते हैं वो भूपर पट्टी की सतह पर समतल क्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो ये था बेटा अंतर्जनित बल, यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब हलचल होती है, जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, तो उससे क्या है, पृथ्वी के बाहर भूपर पट्टी के ऊपर जो नई नई आकृतियाँ बनती हैं उसे क्या है, अंतर्जनित बल के द्वारा बनने वाली क्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा पटल विरूपण। पटल विरूपण में देखिए, पटल विरूपण क्या होता है, हर प्रकार की क्रियाएं जो भूपर पट्टी को संचालित करती हैं, उनको उत्थापित करती हैं, यानी कि उन्हें ऊपर उठाती हैं, उन्हें और निर्मित करती हैं, वो पटल विरूपण कहलाती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो पर्वतों का निर्माण होता है वो पटल विरूपण की क्रिया के द्वारा ही होता है। सेकंड है, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण भूकंप आते हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की अहम भूमिका होती है। तो ये सारी क्या है, पटल विरूपण के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। और पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप और प्लेट विवर्तनिक प्रक्रियाओं से भूपर पट्टी में भ्रंश
भ्रंश होता है जो गड्ढे पड़ जाते हैं, भ्रंश भी पड़ते हैं, और दबाव और आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो वो सारी चीज़ें पटल विरूपण के द्वारा होती हैं। एक इसके अंदर हेडिंग आती है ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता देखिए क्या होता है। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई जो शैलें होती हैं या लावा होता है, जिसे मैग्मा भी कहा गया है। जब देखो बच्चों ये पिघला हुआ जो पदार्थ है जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तो वो मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब यही मैग्मा ज्वालामुखी के क्रेटर से बाहर मुख से निकलकर बाहर पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लावा कहा जाता है। तो इसके कारण क्या है, जो अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य जो हलचल होती है उसके द्वारा क्या है, अलग अलग प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तो वो अब ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो ज्वालामुखीय पर्वत कहलाते हैं। ये था बेटा सारा अंतर्जनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जिन जिन चीज़ों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आती है बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है जो बाहर पृथ्वी के बाहर धरातल के ऊपर जो घटनाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। तो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता को ये प्राप्त करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो मैंने आपको अभी बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, धरातल पर लगातार कार्य करता है, पृथ्वी के धरातल पर, और ढाल की दिशा में ही पदार्थ को क्या है, संचालित कर देता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को क्या है, प्रतिबल या स्ट्रेस की प्रक्रिया कहा जाता है। और धक्का या खिंचाव की जो प्रक्रिया होती है वो इसके द्वारा उत्पन्न होती है। और इससे क्या है, मतलब जैसे बाहरी जो हलचल होती है उसके भारी हलचलों के द्वारा क्या है, अलग अलग प्रकार की बहिर्जनित बलों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के, या तो कहीं भ्रंश हो जाती हैं, कहीं घाटियों का निर्माण होता है, कहीं गड्ढे पड़ जाते हैं। और यही जो प्रतिबल होता है शैल और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। तो जो अब ये देखिए बेटा ये डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर देखिए ये आपको वेन आरेख के द्वारा क्या है, आपको डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अनाच्छादित प्रक्रिया इसके अंदर देखिए प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अपक्षय होता है, वहत संचलन होता है, अपरदन परिवहन होता है। और जो प्रेरक बल है जिससे ऊर्जा मिलती है उसमें क्या क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ आती हैं, गतिज ऊर्जा इसके अंदर, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सभी को मिलाकर क्या है, अंतर्जनित और बहिर्जनित जो बल होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। और इसके अलावा विसर्पण या फिसलन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब स्लिप जैसे हवा चलती है, हवा के साथ क्या है, हवा अपने साथ मिट्टी उड़ा कर लाती है। तो जब वो उससे जिस जगह पर लाकर छोड़ देती है तो वहाँ पर भी क्या अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है। उसी प्रकार से जो नदी है जब वो बहती हुई बहुत तेज़ अवस्था में बहती हुई आती है, पहाड़ों के ऊपर से जब वो बहती हुई आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा कर लेकर आती है और बहुत तेज़ स्पीड से आती है। लेकिन जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो क्या है, वो सारे वजन को अपने साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं हो पाती है और वो उस अपने साथ बहाकर लाए हुए गाद कीचड़ मिट्टी को कंकड़ पत्थर को सबको वो वहीं छोड़ देती है और पानी आगे निकल जाता है। तो वहाँ पर जो बार बार जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई जब मिट्टी इकट्ठी होती है तो वो जो एरिया बनता है उसे डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, वो क्या है, बहिर्जनित बल के द्वारा इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो जितनी भी बहिर्जनिक जो भू आकृति प्रक्रियाएं हैं उनको अनाच्छादन के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। अनाच्छादन देखिए क्या होता है बच्चों, अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत या स्ट्रिप ऑफ या आवरण को हटा देना, ऊपर से बिल्कुल साफ कर देना। अपक्षय अपरदन परिवहन ये सारे क्या इसके अंदर शामिल होते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा उनसे संबंधित प्रेरक बल को भी इसको दर्शाता है। और जो बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार से जो बहिर्जनित बल है वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। आगे देखिए बेटा, अब देखिए इसके अंदर जो बहिर्जनित जो भू आकृतियाँ हैं वो अब अप्रत्यक्ष प्रभाव भी डालते हैं। जैसे विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व होते हैं, जैसे ऊंचाई में अंतर होता है, दक्षिण मुखी ढालों पर
पूर्व और पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य की ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या है, वायु का वेग अलग होता है, उसकी दिशा अलग होती है, वर्षा की मात्रा, कहीं वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको बहिर्जनित बल के अंदर आती है। ये सब कुछ क्या है, इसको बहुत अधिक तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। तो जो जलवायवीय कारक हैं वो क्या हैं, समान हैं। तो बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार और संरचना पर भी निर्भर करती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं, बहिर्जनित बल के अंदर आती हैं, और अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का इसके द्वारा निर्माण होता है। और आगे देखिए बेटा, अधिकांश जो बहिर्जनित भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, इनका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा और मंद होता है, और अल्प अवधि में यानी कि कम समय के अंदर अनवगम्य हो सकता है। दीर्घ अवधि में यह सतत श्रांति यानी कि लगातार होता है। तो ये शैलों को क्या बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर जो 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, अपक्षय, अपरदन, उनके बारे में अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा अपक्षय। तो देखिए अपक्षय क्या होती है, जिसे इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। तो फर्स्ट आपकी क्या आती है, अपक्षय होती है। तो अपक्षय के अंदर देखिए बच्चों क्या है, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रियाएं शामिल होती हैं। अपक्षय के अंदर ही बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैल के यांत्रिक विखंडन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा संचलन होता है, और इसे इन सीटू या तदस्थन या ऑन साइट प्रक्रिया भी कहा जाता है। इन सीटू और ऑन साइट, ऑन सीटू और इन सीटू प्रक्रिया भी एक किसके अंदर होती है, अपक्षय के अंतर्गत ही आती हैं। तो मैं देखा आपको सरल शब्दों में समझाती बेटा। अपक्षय होता क्या है, देखिए एक होता है अपक्षय, एक होता है अपरदन, एक होता है निक्षेपण। तो अपक्षय के अंदर क्या होता है, जब नदी, जैसे मैंने बताया ना आपको, पहाड़ों पर से नीचे बहुत तेज़ी गति से आती है, तो उसके रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो उन्हें क्या है, अपने साथ बहाती हुई लेकर चलती है। जैसे उसी प्रकार से जब बहुत तेज़ गति के अंदर हवा चलती है, या पहाड़ों के ऊपर से जब बर्फ़ बहती हुई आती है, तो वो क्या है, काट छाँट की प्रक्रिया करती हुई आती है। इसे अपक्षय को काट छाँट भी कहा जाता है। काट छाँट की प्रक्रिया करती हुई आती है, वो उसके मार्ग में जो भी चीज़ें आती है उसे क्या है, वो अपने साथ बहाकर लेकर चलती है, काटती छाटती उसे अपने साथ लेकर चलती है। तो उसे ही क्या है, अपक्षय कहा जाता है। तो इसके अंदर जो अपक्षय है, जो अपक्षय प्रक्रिया है, मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो जो अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स इसके, रासायनिक, भौतिक और जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया अकेले काम करती है, लेकिन किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। तो अब जो तीनों प्रक्रियाएं होती हैं वो तीनों प्रक्रियाएं देखिए बेटा। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह, जैसे कि ये साइंस रिलेटेड बेटा, जैसे विलयन हो जाना, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, शैलों के अपघटन, विलयन, न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सारे कार्य परिवर्तित होते हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल और अन्य जो अम्ल होती हैं उन प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का क्या होता है, न्यूनीकरण होता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा के साथ जल और वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब विद्यमान होते हैं तो रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए दोनों ही बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो जो पौधे और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है वो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड आता है बेटा भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। भौतिक में देखिए, भौतिक या यांत्रिक भी कहा जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अनुपयुक्त बलों के ऊपर निर्भर करती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अंदर कौन कौन से बल शामिल होते हैं, एक फर्स्ट आता है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल,
सेकंड आता है तापमान में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन। थर्ड आता है शुष्क और आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और थर्ड आता है जैविक अपक्षय प्रक्रिया। जैविक अपक्षय में देखिए क्या होता है, जो जैविक अपक्षय है जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में आती है, जैविक अपक्षय प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए केचुए, दीमक, चूहे आदि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदना, मतलब ये सारे क्या है, बिल खोदते हैं, मिट्टी के अंदर बिल खोदते हैं। इनके द्वारा क्या है, वहाँ पर ज़मीन में क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए सतह के अंदर नमी और हवा के वेधन में सहायता मिल जाती है। मतलब वहाँ पर जिस जगह से गड्ढा खोदते हैं, अपना बिल बनाते हैं, वहाँ से क्या है, हवा आराम से उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो ये सारी किस्में आते हैं जैविक कार्य, जीवों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे, या जो सड़ने गलने वाले जो पौधे हैं, पशुओं का जो पदार्थ है, कार्बनिक है, अन्य अम्ल है, वो सारी चीज़ें भी क्या इसके उत्पादन में किसमें, जैविक उत्पादन के अंदर सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। तो जो अपक्षय हैं उसके विशेष प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो उसके विशेष प्रभाव देखिए किस किस चीज़ के ऊपर विशेष प्रभाव उसके आते हैं। अब शल्कयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। इसके द्वारा शैल या जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं के ऊपर मोटे, आमतौर पर क्या होता है, घुमावदार चादर के ऊपर रूप में एक आकृति बन जाती है जो चिकनी और गोल सतह का, जिसके द्वारा चिकनी और गोल सतह का निर्माण होता है। तो वो इसके अंदर किसके अंदर शामिल होती है, वो अपक्षय के द्वारा जो परिणाम निकल कर आते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अब जो अपक्षय है वो उसका क्या महत्व होता है, इसका क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो अपक्षय की इम्पोर्टेंस देखिए बच्चों, अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण और मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि अपरदन और बृहत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। जैव मात्रा और जैव विविधता मुख्यतः वनों की देन होती है, और जो वन है वो अपक्षय प्रावार की गहराई पर भी निर्भर करते हैं। यदि शैलों का अपक्षय नहीं होगा तो अपरदन का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मतलब जब तक कोई चीज़ टूटेगी नहीं तो वो क्या है, नदी किस चीज़ को बहा कर लेकर आएगी, और जब नदी कोई चीज़ अपने साथ बहा कर नहीं लेकर आएगी तो क्या है, निक्षेपण किस चीज़ का करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों की समृद्धीकरण और संकेंद्रण के द्वारा और संकेंद्रण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें सहायक होती हैं। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। तो जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि उसके साथ बह जाते हैं, और शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार से अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण नहीं हो पाएगा, और आर्थिक दृष्टि से इनका क्या होगा, दोहन हो जाएगा, और इसको क्या है, समृद्धीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों ये आज हमने अपक्षय के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वृहत संचलन। ये नया टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारा हाफ चैप्टर हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, बट मैं आपको फिर बार बार बोल रही हूँ, आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी है। एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको रीडिंग ज़रूर लगानी है बुक की, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।